नमस्कार और स्वागत है द डीप ड्राइव में। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो हर उस माता पिता के लिए है जो सुपरमार्केट की उस शेल्फ के सामने खड़े होकर सोचते हैं, क्या मेरे बच्चे को वाकई इस रंग बिरंगी विटामिन गमी की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि विज्ञान और मार्केटिंग के बीच का सच आखिर है क्या। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब सुनते हैं कि विटामिन्स और मिनरल जरूरी हैं, लेकिन बच्चों के तेजी से बढ़ते शरीर के लिए ये इतने अहम क्यों हो जाते हैं? तो विटामिन्स को ऐसे समझ सकते हैं जैसे शरीर की एक स्पेशलिस्ट टीम हो। हर विटामिन का एक खास काम है। जैसे विटामिन ए, वो हमारे शरीर का आईटी और सिक्योरिटी हेड है, जो नजरों का और बाहरी हमलों से बचाने वाली इम्यूनिटी का ध्यान रखता है। बिल्कुल सही। और इसी टीम में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जो एक तरह से एनर्जी डिपार्टमेंट है। वो हम जो भी खाना खाते हैं उसे शरीर के लिए फ्यूल मतलब ऊर्जा में बदलते हैं। फिर विटामिन सी आता है। वो तो हमारे मेंटेनेंस और रिपेयर क्रू हुई है ना, हाँ, जो चोट लगने पर या कहीं कट छिल जाने पर सब कुछ फटाफट ठीक कर देती है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि ये पूरी की पूरी टीम हमें बाहर से यानी अपने खाने से हायर करनी पड़ती है। क्योंकि हमारा शरीर ज्यादातर विटामिन्स खुद बना ही नहीं सकता। सही कहा। और एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि ये जरूरत हर उम्र में बदलती रहती है। एक नवजात शिशु जो हर महीने तेजी से बढ़ रहा है, उसकी जरूरतें एक किशोर से बहुत अलग होती हैं। किशोरों के शरीर में भी एक बड़ा ग्रोथ स्पॉट आता है, तब उन्हें भी खासकर फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे पोषक तत्वों की बहुत जरूरत होती है। लेकिन अक्सर उनकी जंक फूड की आदतें इस जरूरत को पूरा नहीं होने देती। यही समस्या है। ठीक है, तो विटामिन्स शरीर के मैनेजर हो गए जो अलग अलग प्रोसेस चलाते हैं। लेकिन इन प्रोसेस को चलाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो कहाँ से आते हैं? यहीं पर मिनरल्स की एंट्री होती है। सही कहा ना? आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जैसे कैल्शियम और आयरन। मिनरल्स वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कैल्शियम को ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि ये हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है, लेकिन इसका काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। ये मांसपेशियों को सही ढंग से सिकोड़ने और फैलाने में मदद करता है। यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में भी इसकी भूमिका है। मतलब ये सिर्फ ढांचा नहीं बनाता, बल्कि शरीर के कम्युनिकेशन सिस्टम का भी हिस्सा है। जी। और आयरन, हम हमेशा सुनते हैं आयरन की कमी हो गई। इसका असली काम क्या है? आयरन हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है। हीमोग्लोबिन को आप शरीर का ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस समझ सकती हैं। अच्छा। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है और शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। अगर आयरन कम होगा तो ये डिलीवरी सर्विस एक तरह से ठप पड़ जाएगी और शरीर में थकावट और सुस्ती आ जाएगी। और इन दस्तावेजों में आयोडीन को तो मास्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा कहा गया है। ये तो काफी बड़ा टाइटल है ना? ये टाइटल बिल्कुल सही है। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए कच्चा माल है और थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से लेके दिमागी विकास तक सब कुछ नियंत्रित करती है। खासकर गर्भ में पल रहे शिशु और छोटे बच्चों के दिमागी विकास के लिए ये बेहद बेहद जरूरी है। जी। और फिर सोडियम पोटेशियम जैसे मिनरल्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये शरीर में नसों और मांसपेशियों के बीच संदेश भेजने वाली मामूली विद्युत धाराओं को मुमकिन बनाते हैं। कमाल है। मतलब ये विटामिन और मिनरल सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि शरीर को एक हाईटेक मशीन की तरह चलाने के लिए भी जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब मिलेगा कहाँ से? चलिए विटामिन डी से शुरू करते हैं, जिसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। ये नाम ही अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ये वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि विटामिन डी का मुख्य स्रोत हमारा खाना है ही नहीं। अच्छा। जी, बल्कि सूरज की रोशनी है। जब सूरज की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो हमारा शरीर इसे खुद बना लेता है। मतलब जो हमारे यहाँ पारंपरिक तौर पर बच्चों की तेल मालिश करके उन्हें कुछ देर धूप में रखने का रिवाज था, वो एक तरह से साइंस ही था। वो बिल्कुल विज्ञान पर आधारित था। लेकिन आजकल की जीवन शैली तो पूरी तरह बदल गई है। बच्चे ज्यादातर फ्लैट्स में, स्कूलों में या ट्यूशन में, मतलब घर के अंदर ही रहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में तो धूप मिलना बहुत मुश्किल है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? और यही आज के समय की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। इसकी कमी के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। छोटे बच्चों में ये रिकेट्स नाम की बीमारी का कारण बन सकता है, जिसमें हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। ओहो। इससे पैरों की हड्डियां धनुष की तरह मुड़ सकती हैं। बच्चे को चलने में और दांत निकलने में भी देरी हो सकती है। और गंभीर मामलों में शरीर में कैल्शियम का स्तर इतना कम हो सकता है कि बच्चे को दौरे भी पड़ सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब सिर्फ हड्डियां ही नहीं, पूरे शरीर का सिस्टम गड़बड़ा सकता है।
अच्छा, बाकी विटामिन और मिनरल्स की कमी के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन पर माता-पिता को नजर रखनी चाहिए? कुछ सामान्य संकेत हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। क्या? ये लक्षण किसी और वजह से भी हो सकते हैं, इसलिए गूगल करके खुद डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विशेषज्ञ की सलाह हमेशा जरूरी है। सही बात है। जैसे विटामिन ए की कमी को लें। अच्छा, जिसे रतौंधी कहते हैं, ये तो हमने स्कूल में पढ़ा था। मतलब ये आज भी बच्चों में एक असल समस्या है? बिल्कुल, रात में या कम रोशनी में देखने में मुश्किल होना इसका एक बड़ा लक्षण है। इसके अलावा आंखें सूखी रहना, और जैसा आपने पहले कहा था, ये शरीर का सिक्योरिटी हेड है। हाँ। तो इसकी कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो बार-बार सर्दी जुकाम लगना सिर्फ मौसम की बात नहीं, विटामिन ए की कमी का भी संकेत हो सकता है। ये जानना माता-पिता के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स की कमी के बारे में क्या? बी कॉम्प्लेक्स की कमी के लक्षण अक्सर बहुत सामान्य लगते हैं, इसलिए लोग उन पर ध्यान नहीं देते। जैसे भूख कम लगना, बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाना, या कभी-कभी होंठों के कोनों में या जीभ पर छाले पड़ जाना। और विटामिन सी? हम सब इसे इम्यूनिटी से जोड़ते हैं। इम्यूनिटी के अलावा इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन आ सकती है या उनसे खून बह सकता है। एक और संकेत है कि जरा सी चोट लगने पर भी त्वचा पर गहरे नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं। जी। आयरन की कमी के लक्षण तो बहुत आम हैं। लगातार थकान रहना, किसी चीज पर ध्यान न लगा पाना, चिड़चिड़ापन और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है। क्या बच्चों को विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स की जरूरत है? बाजार तो हर तरह की बोतलों, सिरप और चबाने वाली गोलियों से भरा पड़ा है। इस पर IAP के दिशा निर्देश बिल्कुल साफ हैं। आदर्श स्थिति तो यही है कि एक संतुलित और अलग-अलग तरह के खाने से बच्चे की सारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए कुछ खास मामलों में सप्लीमेंट्स की सलाह दी जाती है। जैसे कि विटामिन डी। नवजात शिशुओं को इसके सप्लीमेंट्स देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनका विकास इतनी तेजी से हो रहा होता है कि सिर्फ धूप या माँ के दूध पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। अच्छा। इसी तरह आयरन सप्लीमेंट्स उन बच्चों को दिए जा सकते हैं जिनके खाने में आयरन वाले स्रोत कम हैं, या खासकर उन किशोर लड़कियों को जिन्हें माहवारी के कारण आयरन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है। कभी-कभी दस्त जैसी बीमारी के बाद शरीर में जिंक की कमी हो जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए जिंक दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। पूछिए। आजकल की भागम दौड़ जिंदगी में कितने माता-पिता ईमानदारी से कह सकते हैं कि उनका बच्चा हर रोज संतुलित आहार लेता है? बच्चे सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं, दाल पसंद नहीं करते। क्या ऐसे में एक मल्टीविटामिन की गोली देना एक तरह का सेफ्टी नेट नहीं है कि चलो कुछ तो शरीर में जा रहा है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और बहुत से माता-पिता ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन IAP दिशा निर्देश इस सेफ्टी नेट वाली सोच के खिलाफ चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि एक स्वस्थ बच्चे को, जिसका विकास ठीक हो रहा है, उसे रोजाना इन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दस्तावेज में लिखी है वो ये है, ये भूख बढ़ाने वाली दवाएं नहीं हैं। अच्छा, ये बहुत लोग मानते हैं। जी, अक्सर माता-पिता को लगता है कि विटामिन सिरप पिलाने से बच्चा खाना खाने लगेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन सप्लीमेंट से जुड़े कई मिथ भी हैं, बहुत सारे, जो विज्ञापनों और सुनी सुनाई बातों से फैलते हैं। बिल्कुल। और इन मिथकों को तोड़ना बहुत जरूरी है। एक बहुत आम मिथक है कि विटामिन या आयरन सप्लीमेंट लेने से याददाश्त तेज होती है या बच्चा क्लास में फर्स्ट आने लगेगा। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। सच ये है कि अगर शरीर में इनकी कमी है तो उसे पूरा करने से बच्चे की एकाग्रता में सुधार हो सकता है। लेकिन अगर स्तर सामान्य है तो इन्हें और ज्यादा लेने से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होता। आप एक भरी हुई बाल्टी में और पानी नहीं डाल सकते। सही बात है। और विटामिन सी को लेके तो ये धारणा बहुत मजबूत है कि उसकी गोली खाने से सर्दी खांसी नहीं होती। हाँ, और ये एक गलत धारणा है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, लेकिन कोई जादुई ढाल नहीं है जो आपको बीमार होने से बचा ले। इसी तरह ये भी एक मिथक है कि विटामिन ए लेने से चश्मे का नंबर कम हो सकता है। ये सिर्फ रतौंधी जैसी कमी से होने वाली बीमारियों को रोकता है, नजर को ठीक नहीं करता। विटामिन डी को लेकर भी आजकल बहुत दावे किए जाते हैं, जैसे ये अस्थमा ठीक कर देगा या हर तरह की एलर्जी से बचाएगा। सही कहा। दस्तावेज साफ कहता है कि इनमें से कई दावे अभी भी अप्रमाणित हैं और उन पर शोध चल रहा है। इसलिए हर नए ट्रेंड पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा उतना बेहतर वाला मिथक तो पूरी तरह से टूट गया। बिल्कुल।
बल्कि आईएपी के दिशा निर्देश तो इस बात की चेतावनी देते हैं कि इन सप्लीमेंट्स की अधिकता जहर की तरह काम कर सकती है। ये सुनने में बहुत डरावना लगता है। ये एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर उन विटामिन के मामले में जो फैट सॉल्यूबल होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। ये शरीर में जमा हो जाते हैं। अच्छा। विटामिन ए की जरूरत से ज्यादा मात्रा शरीर में जमा होकर सिर के अंदर दबाव बढ़ा सकती है, जिससे दौरे पड़ सकते हैं या लिवर को नुकसान हो सकता है। और विटामिन डी, जिसका सप्लीमेंट आजकल बहुत आम हो गया है। विटामिन डी की अधिकता भी बहुत खतरनाक है। ये खून में कैल्शियम का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, जिससे गुर्दे में पथरी बन सकती है और दिल और खून की नलियों को भी गंभीर नुकसान हो सकता है। और बाजार में अलग अलग ताकत वाले विटामिन डी के सैशे और गोलियां मिलती हैं, और बिना डॉक्टरी सलाह के इन्हें लेना खतरे को और बढ़ा देता है। आयरन की गोलियों के बारे में भी दस्तावेज में एक खास चेतावनी है। हाँ, और ये हर घर के लिए जरूरी है। आयरन की मीठी गोलियां, जो अक्सर घर में किसी वयस्क महिला के लिए रखी होती हैं, वो दिखने में कैंडी जैसी लगती हैं। सही बात है। अगर कोई छोटा बच्चा उन्हें कैंडी समझकर गलती से मुट्ठी भर खा ले, तो ये जानलेवा हो सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये सुनकर तो डर लगता है, क्योंकि ये गोलियां अक्सर रंगीन और मीठी होती हैं। ये तो एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि घर में बड़ों की दवा और बच्चों की कैंडी के बीच एक लक्ष्मण रेखा होनी ही चाहिए। बिल्कुल। हालांकि वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी शरीर में जमा नहीं होते। अच्छा। और अतिरिक्त मात्रा पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है, इसलिए वे आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बिना सोचे समझे लिया जाए। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? माता पिता के लिए मुख्य टेक अवे क्या है? सार ये है कि बच्चों के अच्छे पोषण की नींव हमेशा एक विविध और संतुलित आहार ही है। सप्लीमेंट्स इसका विकल्प नहीं हो सकते। ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अलग अलग तरह के अनाज, दालें और दूध से बने उत्पाद ही विटामिन और मिनरल्स के सबसे अच्छे और सुरक्षित स्रोत हैं। सप्लीमेंट्स की भूमिका सिर्फ खास परिस्थितियों में है, और वो भी हमेशा एक योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही होनी चाहिए। अपनी मर्जी से या किसी विज्ञापन को देखकर बच्चे को कोई भी सप्लीमेंट देना फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि बच्चों के पोषण के मामले में हमें जानकारी तो रखनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं है। विज्ञान और विशेषज्ञ की सलाह ही सबसे सही मार्गदर्शक है, ना कि सुनी सुनाई बातें या आकर्षक विज्ञापन। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। जी। जैसा कि दस्तावेज में उल्लेख है कि विटामिन डी के बारे में कई दावे अभी भी अध्ययन का विषय हैं और पूरी तरह से साबित नहीं हुए हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि स्वास्थ्य से जुड़े नए नए ट्रेंड्स और मार्केटिंग के दावों की इस दुनिया में हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेते समय प्रमाणित विज्ञान और लोकप्रिय धारणाओं के बीच फर्क कैसे कर सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए।